नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि आज होगी वोट बैंक की बात। जी हां, वोट बैंक की बात होने जा रही है। बीजेपी और जेजेपी की दोस्ती पर भी बात करेंगे। क्या बड़ौदा की जनता बीजेपी के दोस्त जेजेपी के कहने पर उसे वोट देगी? क्या जिस जनता ने बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दिया था, यानी 1 साल पहले, अब वो जनता कमल खिलाएगी? जेजेपी नेता जिस जनता से कहते थे कि बीजेपी को उखाड़ फेंकिए, आज उनके कहने पर बड़ौदा के अंदर बीजेपी की जड़ें जम पाएंगी। यह मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्रचार आखिरी दौर में है और हर दल अब वोट के हिसाब किताब में लगा हुआ है। इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। वोट डालने का वक्त नजदीक, वोटों का गणित लगाने में जुटे नेता। पहले जेजेपी का वोटर था बीजेपी के खिलाफ, अब जेजेपी का वोटर बीजेपी का देगा साथ। क्या जेजेपी के सहारे बीजेपी की होगी जीत? बड़ौदा का चुनाव प्रचार आखिरी पड़ाव में आ चुका है। ऐसे में अब हर दल वोटों का हिसाब किताब लगाने में जुटा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि सिर्फ 1 साल पहले जिस वोटर ने बीजेपी का विरोध कर जेजेपी को वोट दिया, वो बीजेपी के साथ आएगा। हालांकि इस पर खुद बीजेपी नेताओं को भरोसा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद पूरी है। देखिए, जब दोनों पार्टियां मिलेगी ना जी, तो मेरे ख्याल से बड़ी संख्या में जो वोटर है तो निश्चित तौर से इकट्ठा पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% वोटर इकट्ठा हो जाता है, 100% तो नहीं होता, और 100% वोटर होता है वो किसी का बंदया होता भी नहीं है। वो चाहे किसी पार्टी को भी वोट दे, वो पक्का बंदया वोटर नहीं होता। वो परिस्थिति के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलता भी रहता है। वहीं जेजेपी भी अपना गणित समझाने में लगी हुई है। मैं तो ये मानता हूं कि जितनी पोलिंग होगी उसका 60 से 65% वोट हमारे गठबंधन के पक्ष में जाएगा और भारी बहुमत से हमारे उम्मीदवार भाई योगेश्वर के पक्ष में आज जन भावनाएं हैं उनको जिताने का काम करेगा। उधर कांग्रेस को इस बात का पूरा भरोसा है कि जेजेपी का वोट उसके पाले में आएगा। जेजेपी की जो वोट थी, सारी वोट कांग्रेस को डाइवर्ट हो चुकी है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की यहां जीत हुई, लेकिन जेजेपी तीसरे नंबर पर रही और जेजेपी को जो वोट मिला वो बीजेपी और कुछ वोट मौजूदा विधायक के खिलाफ था। अब सवाल यह है कि साल भर बाद बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाला वोटर बीजेपी के साथ होगा? क्या बड़ौदा की जनता जेजेपी के कहने पर कमल खिलाएगी? विनोद लांबा, जी मीडिया, सोनीपत। तो चलिए इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि जेजेपी जब वोट मांगती थी 1 साल पहले, तो जेजेपी कहती थी कि बीजेपी को उखाड़ फेंकिएगा और सीएम मनोहर लाल के लिए कहते थे कि इनको नहर पार भेज दीजिएगा। अब यही बड़ौदा की जनता साल भर बाद क्या जेजेपी का कहना मानेगी कि भाई अब कमल खिलाइए? ये समझना जरूरी है और ये हमें नेता ही समझाएंगे। हालांकि नेता बहुत अपने तरीके से समझाएंगे। चलिए हम और आप समझ भी लेते हैं। हमारे साथ आपको बता दें, चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़ भी गए। परवीन अत्रे जी हैं। परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दीप कमल सारन रहेंगे जेजेपी की तरफ से। दीप कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल मुकुंद शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बाल मुकुंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दीप कमल जी आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि आप ही लोग पहले कहते थे कि मनोहर लाल सरकार को उखाड़ फेंकिए, इनको नहर पार भेजना है। सर, आप किस मुंह से बातें कर रहे हैं आप, और क्या समझ पा रही है जनता आपकी बातों को कि भाई जेजेपी वालों की सुनिए और बीजेपी को वोट दे दीजिए? देखिए जयप्रकाश, आपके सवाल का जो जवाब है उसका एक हिस्सा आपने खुद अपने वक्तव्य में शुरू में दिया कि नेता तो अपने हिसाब से ही बात करेंगे और यही उनका धर्म होता है। खासतौर से चुनाव में जब आप लोगों के बीच में अपने लिए समर्थन जुटाने जाते हैं, तो हमारा फर्ज यही बनता है कि हमारी जो नीतियां हैं, हम जिन उम्मीदवारों को उतार रहे हैं उनके पक्ष में यानी बात ये कहे ना, नहीं, दीप कमल जी आप कहिएगा जरूर, ये कह सकते हैं कि नेता बेवकूफ बना लेते हैं अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब से। ये आपका शब्द है। मैं तो ये मानता हूं कि उनको अपनी पार्टी की नीतियां और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का ही उनका अधिकार है और वही जिम्मेदारी है। अगर पिछले अक्टूबर में हम जननायक जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, तो वो हमारा उस वक्त दायित्व था, उस वक्त हमारा धर्म था। और उसके बाद जनता ने जैसा जनादेश दिया, जनता ने कहा कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाइए और गठबंधन कीजिए। वहां पर इस तरीके का जनादेश लोगों ने दिया, ऐसी सीटें दी। सर, उसके लिए उस रूप में
उसके लिए दीप कमल जी कोई वोटिंग थोड़े हुई थी। दीप कमल जी, ये फैसला तो जेजेपी का था, उसके लिए वोट थोड़े डाले गए थे। जनता ने थोड़े कहा था आपको कि भाई वोट डाल के कि जाइए आप बीजेपी के साथ चले जाइए, ये तो आप लोगों का फैसला था। देखिए जयप्रकाश, अगर लोगों ने हमें 15% वोट दिए और 10 सीटें दी, तो उसके साथ ही उसके अंदर निहित है कि उन 10 सीटों के साथ आगे का जो राजनीतिक फैसला लेना है वो पार्टी के नेतृत्व और उस विधायक दल को लेना है। ये संभव नहीं है कि जो हरियाणा के 1.5 करोड़ मतदाता हैं वो हर एक फैसले में अपना बटन दबाएं। उनको बटन दबाने का अवसर चुनाव के वक्त ही होता है, तब वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि उनके बिहाफ पर आगे फैसले लेता है। अब देश के प्रधानमंत्री या देश के अलग अलग जो मंत्री हैं वो क्या फैसले ले रहे हैं? क्या देश के जो पूरे जो करोड़ों मतदाता हैं देश में, वो क्या हर बार उनको फैसला देते हैं? क्या उनको सलाह देते हैं? वो एक बार अपना फैसला देते हैं, उन्होंने दिया और उसको लोगों ने ठीक है हर बार। आप ग्राउंड जीरो पर हैं दीप कमल जी, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, तो आप जनता समझ रही है, आपकी बातें मान लेगी, आपको लग रहा है बड़ौदा की जनता? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इस वक्त गोहाना से ही आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और 2 दिन से, खासतौर से उससे पहले भी मैं यहाँ के गांव में गया था, गोहाना शहर में भी रहा था, लेकिन 2 दिन से तो मैं उप मुख्यमंत्री जी के साथ, और आज तो मुख्यमंत्री जी भी साथ थे, उनकी अगुवाई में ही सारा प्रचार हो रहा है। मैं आज भी गाँव में गया हूँ, कल भी गया हूँ। पूरा जो एक तरीके से लोगों का जो रोमांच है, मुझे वो पिछले साल जैसा और जींद उपचुनाव जैसा वैसा दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और जब भी बातें याद दिलाई जाती हैं कांग्रेस पार्टी के कुशासन की, तो लोग उस पर हाँ भरते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कौन सी एक चीज कांग्रेस सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में अपने शासन के दौरान आपके यहाँ दी थी, तो लोग हाथ हिलाते हैं, मना करते हैं कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं आया है, सिर्फ यहाँ के नाम की चौधर अपने पास इकट्ठी करते रहे, अपने राजनीतिक इस अस्तित्व के लिए इस्तेमाल करते रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये एक लोगों का जो भाव निकल कर आ रहा है, मुझे लगता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा जरूर हो सकता है कि शुरुआत में। चलिए अत्रे साहब, आपको लग रहा है कि चाबी, आपकी जो चाबी है जेजेपी की, वो कमल खिलाने में मददगार साबित होगी? देखिए जयप्रकाश, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप अजय सिंह चौटाला जी ने जो मीडिया में आज ही एक चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कहा, हमें उसको भी सुनना चाहिए था। उन्होंने खुद ये बात कही कि जेजेपी का जो मतदाता है वो गठबंधन उम्मीदवार को वोट करे, ये हम सुनिश्चित करेंगे, मतलब जेजेपी के नेता। और होता भी ऐसा ही है। आपने अभी दीप कमल जी से एक सवाल पूछा था कि क्या मतदाता ने आपको इसलिए वोट किया था कि आप बीजेपी के साथ चले जाए। देखिए, आप एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, लोकतंत्र में मतदाता जब अपनी पार्टी को वोट करता है तो वो वोट इसीलिए करता है कि पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि पार्टी सत्ता में आएगी तो अपने जो विचार हैं, जो पार्टी की नीतियां हैं, उनको लागू कर पाएगी। इसलिए मतदाता का ये विचार, मतदाता की ये इच्छा उसके वोट में निहित होती है। मुझे लगता है कि इस पे हमें सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये मतदाता की विचारशीलता पे सवाल खड़ा करने के बराबर है। अत्रे साहब, मतदाता ये भी तो सोचता होगा जो सामने वाले सत्ताधारी दल है उसको उखाड़ फेंकना है और अपनी पार्टी को जिताना है, ये भी तो सोचता होगा ना। उस बिंदु पर भी तो आइए। देखिए, और फिर वही पार्टी सामने। जी 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 जयप्रकाश, देखिए सुन लीजिए जयप्रकाश, जब 2019 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल। तो जो मतदाता ने जेजेपी को वोट किया था, उस मतदाता ने कांग्रेस के खिलाफ भी वोट किया था, उस मतदाता ने आईएनएलडी के खिलाफ भी वोट किया था, और उस मतदाता ने बीजेपी के खिलाफ भी किया था, जैसा कि आप कह रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा राजनीतिक रूप से पृष्ठभूमि को समझना होगा। जो जेजेपी है, चौधरी देवीलाल के विचारों पे चलने वाली पार्टी, आप लगातार जेजेपी के नेताओं से ये बात सुनते हैं, और चौधरी देवीलाल ने पूरा जीवन कांग्रेस के विरोध में राजनीति की है। आप इस बात को समझिए, चौधरी देवीलाल पूरा जीवन इस बात पे राजनीति करते रहे कि कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी देवीलाल को जितनी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के सहयोग से प्राप्त हुआ है, ये भी आप जानते हैं। तो यहां पे सीधा सा है कि जेजेपी का जो मतदाता है वो कांग्रेस के साथ तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वैचारिक रूप से वो कांग्रेस का विरोधी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से उसकी सहमति में है, क्योंकि चौधरी देवीलाल के साथ लगातार गठबंधन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि जेजेपी का वोट गठबंधन के उम्मीदवार को पड़ेगा। चलिए बाल मुकुंद जी, आपको ये बात हजम हो रही है? क्योंकि जो जेजेपी का जो वोट बैंक है, हालांकि आपके नेता कह रहे हैं कि जेजेपी का जो वोट बैंक है इस बार कांग्रेस के पास आ जाएगा,
देखिए, आज की जो स्थिति है, हम्म, वो जो दोनों दलों के प्रवक्ता वो आपको समझाने में लगे हुए हैं। लोग तो इनकी सुन नहीं रहे, और लोगों को समझाने की जरूरत नहीं होती, लोगों को करके दिखाने की जरूरत होती है। जिस तरीके से 6 साल से ये लोग सत्ता में हैं, इसी तरह पिछले 10 साल हम सत्ता में रहे। और जयप्रकाश जी, जो सत्ता में रहने वाली जो भी पार्टी है, शासन में जो रहती है, उसकी जवाबदेही जनता के प्रति है। अब मैंने अपनी बात की शुरुआत की ना, तभी मेरे मन में ये बात उदलित हो रही थी कि मैं अपने काम गिनाऊंगा, क्योंकि मैंने वहां काम किए हैं। तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत प्रमुखता से आपका चैनल इस तरह की बातें रखता है, मैं अपने काम गिना देता हूं। नहीं 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 और सर, उन कामों सर मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा। मैं घोषणा पत्र नहीं सुनना चाहता, मुझे आप बता दीजिए आपको जेजेपी का वोटर कैसे आ जाएगा, क्यों घोषणा पत्र तो आप वहां सुनाइए जनता को। सर ये मंच है अपनी बात रखने का, घोषणा पत्र आपने क्या किया वो जनता के बीच जाइए। मैं इस तरीके के सवालों का जो जवाब है, जो आप एक लिस्ट बना के लाएंगे कि जैसा आप चाहेंगे मैं ऐसा बोलूंगा। नहीं नहीं सर, मैं तो नहीं कह रहा, मेरे सवाल का तो जवाब देंगे ना सर। नहीं, आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, मैंने जो काम, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप प्रवक्ता हैं सर, सर आप आ जाइए, अपना घोषणा पत्र बताते रहिए उसमें, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो देंगे ना। आप देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो नहीं है कि मैं कहूंगा आप नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, जो मैं पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल, आप मेरी बात मत मानिए। आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, हाँ, आप एक इस तरीके का सवाल, उसका भी मैं जवाब दूंगा। हाँ। लेकिन आप ऐसी व्यवस्था सवालों के पैदा कर रहे हैं कि वो सरकार की स्थिति को भिन्न भिन्न कर करके एक तरह जोड़ दे। आप ये बताइए, ये कौन बता सकता है? कोई पादरी है, पुजारी है, कोई ग्रंथी है कि भाई ये इसको चला जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ, ये मुद्दे की बात करिए ना, मैं यही तो सुनना चाह रहा हूं कि आप अब मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आप ये कहिए ना, आप तो घोषणा पत्र पढ़ा रहे हैं। मेरा सवाल का जवाब यही था, यही सवाल था मेरा, क्या आपको लग रहा, अब आपने कह दिया कि एक तरफा, अब पढ़ा दीजिए घोषणा पत्र, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? एक तो आपने इनको नहर पार की बात की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यमुना पार का नारा था इनका। हमारे हरियाणा में जिस किसी को बेदखली अगर करनी हो प्रदेश से, तो यमुना पार यूपी है। तो यहाँ हमारे लोग कहावत है कि यमुना पार कर देंगे। ये अजय सिंह या दुष्यंत सिंह इनकी पार्टी कहती थी बीजेपी को यमुना पार करेंगे। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ आगे के लिए। अब मैं आपके बात पे आ जाता हूँ। अगर मैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पर ये कह रहा हूं, अगर 50% से ज्यादा अकेले में कांग्रेस पार्टी ना रही ना, तो हमारे जीतने का भी कोई जीत नहीं, हम उसको मानेंगे। वो अब मैं आपको जरूर बताऊंगा, फिर भी अगर आप नहीं सुनना चाहेंगे, आपका चैनल है, नहीं टाइम देना चाहेंगे, वो आप उसके मालिक हैं। मैं क्यों कहता हूं हम आधे में अकेले हैं? आ रहा हूं, हाँ कहिए शर्मा जी कहिए। जैसे हमारी सत्ता थी जयप्रकाश जी उस समय हरियाणा में, तो हमें डे वन से हमें ये पता था, देखिए हमारी जो ड्यूटी बनती है, जो जिम्मेवारी बनती है, जो संवैधानिक ताकत हमें मिली थी लोगों से, जनता से, हमने जींद से सोनीपत एक रेलवे लाइन बनाई जो पूरी की पूरी बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करती थी। हमने जींद से पानीपत से रेवाड़ी नेशनल हाईवे बनाया जो पूरा का पूरा बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलता था। बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 गांव है, खानपुर कला और खानपुर खुर्द। वो उस जो हमारी सरहद है खानपुर खुर्द, जो कि बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वहां भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बनाया, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, वो हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से साथ बनाया। मेडिकल कॉलेज बनाया, या तो पीजीआई में इलाज होता था हरियाणा में, या आज मेडिकल कॉलेज हमने कानपुर में बनाया। और 17 जो है ना 33 केवी सब स्टेशन, जो डोमेस्टिक सब स्टेशन जिसको बोलते हैं, गाँव में घरों में बिजली दी जाती है, 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए हमने 16 भी नहीं है संख्या में, 17 में बता रहा हूँ, वो हमने 33 केवी सब स्टेशन यहाँ पर बनाए। हमने इस इलाके के अंदर 200 से 250 किलोमीटर एग्जैक्ट नई सड़कें बनाई, 450 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत की, जैसे म्युनिसिपल कमेटी के अंदर हैं और बाहर हैं, उनको नई काली चादर चढ़ा करके मुरम्मत की। हमने वहां मेडिकल कॉलेज से अलग एक हॉस्पिटल गुवाना में बना, क्योंकि ये यानी बालमुकुंद जी देखिए, आपको मैंने मौका दे दिया, मैं मान लूं कि अब वो फौरन नजर आता है बड़ौदा, क्योंकि आपने 10 साल किया, इन्होंने भी 6 साल काम किया, ये भी 6 साल का डिडोरा पीट रहे हैं, और इन्होंने तो पिछले 1 साल में इतना काम कर दिया। अत्रे साहब को मौका दूंगा तो पूरा टाइम इसी पे खा जाएंगे अत्रे साहब। तो सर वो क्या फौरन नजर आता है क्या बड़ौदा, क्या फौरन नजर आता है क्या? बस ये बता दीजिए सर। मैं बता, जो 10 साल का हमारा शासन रहा, हाँ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा हल्के में 31 बार गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 31 बार बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं। और इनके 6 साल के शासनकाल में मनोहर लाल खट्टर जी एक बार, लेकिन लोकसभा हार गए ना।
नहीं, ये लोकसभा में ऐसे नहीं आ रहे। ये मैं आपको धर्म के नाम पे, ठीक है, जाति के अत्रे नाम साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर दीप कमल जी को जोड़ूंगा। आ रहे बालमुकुम जी अत्रे जी कुछ काउंटर कर रहे हैं। जयप्रकाश देखिए जयप्रकाश, अब जी देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा कि जब हमारी सत्ता थी, जब कांग्रेसी नेता ये शब्द बोलते हैं ना जयप्रकाश, तो प्रदेश के किसानों के शरीर में सिहरन दौड़ती है, डर लगता है, क्योंकि उनको वो वक्त याद आ जाता है जब उनकी जमीनों की लूट खसोट होती थी और सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नोटिस के बाद बिल्डरों को जमीन दे दी जाती थी। अब मैं यहां पे थोड़ा सा इनकी सच्चाई बताऊंगा और मुझे 1 मिनट चाहिएगा। इन्होंने अपने काम गिनवाते हुए यहां पे एक जिक्र किया कि हमने जींद से सोनीपत तक रेलवे लाइन बिछाई। सच्चाई जानने की जरूरत है प्रदेश की जनता को। 2007 में वो रेलवे लाइन प्रस्तावित हुई थी जयप्रकाश, बजट था 200 करोड़ रुपए। 2012 तक को एक कुछ काम नहीं हुआ, दोबारा से उसके बजट को फाइनलाइज किया गया, क्योंकि 200 करोड़ रुपया तो कांग्रेस की कल्चर के अनुसार खत्म, खा गए। और उसके बाद नया बजट प्रस्तावित होता है जी 450 करोड़ रुपया, और इसको हम 2014 तक बना देंगे। 2012 में है ये बात, 2014 में भी नहीं बनी, वो जो बजट था वो भी खत्म। 700 करोड़ रुपए बजट नया प्रस्तावित हुआ, लेकिन वो हमारी सरकार ने आके रेलवे लाइन पूरी की। ये सच्चाई है उस रेलवे लाइन की। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है बड़ौदा की। देखिए ये बात कहते हैं कि साहब हमने बड़ौदा में काम किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब वहां पे चुनाव प्रचार के अंदर ये बात क्यों नहीं करते? हम बात करते हैं बड़ौदा के विकास की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब वहां पे बात करते हैं अपनी व्यक्तिगत राजनीति बचाने की। हम वहां पे बात देते हैं ऐसा उम्मीदवार जिसने बड़ौदा के सम्मान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चमकाया, और ये देते हैं ऐसा उम्मीदवार जो पंचायत में गोली चलाता है, नौकरी के लिए पैसे लेते हैं, पंचायत होती है वहां गोली चला देता है। अंतर समझिए दोनों के अंदर। कांग्रेस ने बड़ौदा की जनता के साथ जो धोखा किया है वो आप बड़ौदा की जनता से जाके पूछ सकते हैं। ठीक है सर अत्रे साहब वो ठीक है, आपने कहा। अत्रे साहब वही सवाल मैं करूंगा जो कांग्रेस के नेता से मैंने पूछा, वही सवाल आपसे। ये 10 साल के विकास की दुआई दे रहे हैं, आप पिछले 6 साल के विकास की दुआई दे रहे हैं। सर मुझे बस ये बता दीजिए, क्या बड़ौदा न्यूयॉर्क सिटी जैसा लगता है क्या? जी आप सुनिए, देखिए बड़ौदा का ये हाल कर रखा था कांग्रेस ने कि बड़ौदा के अंदर पीने के पानी तक की उपलब्धता नहीं थी जयप्रकाश। आप समझिए, स्वच्छ पानी नहीं मिलता था। ये मनोहर सरकार जब सत्ता में आती है तो बड़ौदा की इस समस्या का समाधान इस सरकार ने आके किया। वहां पे नलकूप लगाए, वाटर वर्क स्टेशन बनाए। आप हैरान होंगे, बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्र है जहां बहुतायत के अंदर किसान है, लेकिन बिजली की समस्या मुंह बाय खड़ी थी। ये सरकार बनती है तो वहां पे 239 किलोमीटर बिजली की लाइनें बिछाई जाती हैं, 1014 ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, 3 नए सब स्टेशन बनाए जाते हैं। बड़ौदा के बच्चों को अगर वो +2 पास कर ले तो कॉलेज के लिए गोहाना जाना पड़ता था। आप समझे किस तरह की समस्या थी वहां पे। जब ये सरकार आती है तो बड़ौदा के बच्चों की समस्या का समाधान होता है। चलिए सर, आपके विकास पर मोहर लगेगी, ये जनता देखेगी। मैं दीप कमल सारन देखिए, विषय यही है, विकास की बात आ रही है, ठीक है, इन लोगों ने विकास कर दिया, लेकिन सर आपने बता दिया अपना आकलन की जेजेपी के जो वोटर है वो आपके साथ है और वो बीजेपी को वोट देगा। लेकिन अब पहले जैसा माहौल नहीं है। दीप कमल जी, आप इसको ठंडे दिमाग से समझिए, आपको समझना भी होगा, आप मुझसे ज्यादा अच्छे समझदार भी हैं। पहले ये लोग कहते थे 75 पार, एक माहौल बना दिया था इन लोगों ने, लेकिन हुआ क्या? फिर ये जो वोटर था वो नाराज था बीजेपी के कामकाज से, इसलिए आपके साथ आ गया। लेकिन सर अब तो माहौल और ज्यादा है ना, तो अब इनके पक्ष में ऐसा माहौल है, किसान नाराज है, किसान बाहुल बेल्ट है, और फिर आप जेजेपी वालों की चालाकी भी समझ गए क्योंकि बीजेपी की गोदी में आप बैठ गए। तो कैसे आ जाएगा जेजेपी का वोटर? देखिए जयप्रकाश, ये 1 साल पुरानी बात है कि जब मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं कि लोगों ने जैसा जनादेश दिया और स्थायी सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन ठीक रूप में आ रहा था वही फैसला लिया, और उस पर फिर हम बार बार उसी चीज को स्पष्टीकरण देते रहे उस बात का, तो फिर मेरे ख्याल से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे डिबेट में। दूसरी बात, जहां तक आप कांग्रेस के बारे में बीच में अपना बालमुकुंद जी कह रहे थे कि हमारे पास वो वोटर आएगा, आपने 2 बातें कही। एक तो बीजेपी 75 पार की बात कह रही थी, उसके बावजूद हमारे उम्मीदवार को 32,000 वोट यहां पर मिले थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री में वापसी करना चाह रहे थे, उसके बावजूद हमको 32,000 वोट मिले थे। और जो पिछला चुनाव था, अगर जैसा बालमुकुंद जी कह रहे हैं कि बीजेपी के विरोध का या बाकी या हमारा जो मतदाता है सच वो कांग्रेस को वोट दे सकता है, तो वो अक्टूबर में क्यों नहीं दिया पिछले साल? पिछले बार हमारे उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक को 32,000 वोट क्यों दिए, जबकि आसपास के दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र है वहां हमें बहुत जगह पर बहुत कम 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हजार वोट भी आए हैं। लेकिन यहाँ 32,000 वोट
उसी जगह पर जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना क्षेत्र कहते थे, और वही जो आप बीजेपी कह रहे हैं जो 75 पार का नारा लेकर चल रही थी, उसके बावजूद अगर दिए हैं तो यहाँ हमारी पार्टी की एक रीच है, एक पहुंच है। चौधरी देवीलाल के समर्थक यहाँ पर हैं जो दुष्यंत चौटाला के साथ है आज के दिन। और आखिरी में मैं एक बात बाल मुकुंद जी को और सारे कांग्रेसियों को और खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये कहना चाहता हूं कि जब नतीजे आए थे, 31 सीटें उनके पास थी, तब भी वो हमारी तरफ देख रहे थे, तब भी बार बार आग्रह कर रहे थे, संदेश भेज रहे थे कि हमारे साथ आ जाओ, हम ये दे देंगे, हम ये मान लेंगे, हम सब कुछ आपके साथ कर देंगे। आज भी हमारे मतदाताओं की तरफ देख रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए। आप कहते तो हो आप सोनीपत आपका इलाका है, लेकिन सोनीपत में आप लोकसभा लड़ने आते हो तो 1.5 लाख वोटों से हार जाते हो। अगर किसी जगह पर अपना दावा करते हो तो वहां की जिम्मेदारी भी निभाइए, अपने दम पर बात कीजिए। ठीक है, बालमुकुंद जी जवाब दीजिए। हालांकि एक चीज आप बताइए सर, इनको पिछली बार ये 5-1 हजार वोटों से रह गए थे, योगेश्वर दत्त पिछली बार 5-1 हजार वोटों से रह गए थे। अब सर इनका जो बीजेपी का कैडर वोटर है वो तो उनके साथ हो गई, अब जेजेपी का भी आ जाएगा। सर 5-6 हजार की तो जरूरत है इन लोगों को, ये तो निकाल जाएंगे बीजेपी वाले आसानी सीट। भाई अगर 32 हजार में से 5 हजार भी इनके साथ आ गए तो ये जीत गए, फिर कांग्रेस क्या करेगी सर? देखिए राजनीतिक नेताजी, आपने एक पहले बहुत अच्छा शब्द किया था, अपने अनुसार भाषाओं परिभाषित करते हैं। हालांकि दीप कमल एक अच्छे प्रवक्ता भी है और मीडिया से भी जुड़े रहे, वो कह रहे कि अपने पैरों पे। हम तो जब 67 सीटें आई तब भी अपने पैरों पे थे, और ज्यादातर लंबे समय कांग्रेस ने इस प्रदेश में शासन किया तब भी अपने पैरों पे थे। आप तो बिल्कुल 1 साल का शिशु दल है आपका। और दूसरा, हमने कभी ना तो कांग्रेस को बहुमत जब मिला ही नहीं था, हमारे पास 31 सीटें थी, हमने सरकार बनाने का ना दावा पेश किया ना कोशिश की, और ना हम इस तरह के हथकंडे अपनाते। हम तो 40 आती तब भी नहीं बनाते, 44 आती तब भी नहीं बनाते। हम तो जब बनाएंगे 68 ही आएंगी, पहले 67 आई थी, अब 70 आएंगी तब बनाएंगे सरकार। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, आगे मतदाताओं की बात है, जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो क्षेत्र है तो उनकी अपनी व्यक्तिगत उन लोगों में पहुंच है, तो राजनीतिक हम इस तरह के आयाम नहीं करते। अब आज मध्य प्रदेश में देखो 28 सीटों बाई इलेक्शन करा रखा है इन लोगों ने, उनके रिजाइन दिवा दिए, धमका देते हैं, डरा देते हैं, सीबीआई के छापे डालते हैं, ईडी के छापे डलवा देते हैं। ये इनको लगे प्रवीण जी और ये अब दीप कमल जी, मैं अगर कुछ बोलूंगा मुझे धमका देंगे, तो ऐसे थोड़ा काम चलेगा। अरे नहीं बालमुकुंद जी, ऐसे कैसे धमका देंगे? ये लोकतंत्र है, ऐसे कैसे धमका देंगे आपको? नहीं, अतिरिक्त जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से। देखिए ऐसा है, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं कि हम ऐसे हथकंडे नहीं अपनाते। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जब सीएम थे, चुनाव हुआ, इनको मेजोरिटी नहीं मिली, कैसे सरकार बनाई थी वो? बाल मुकुंद जी उसी पार्टी में होते थे हजका में, जिसके 6 एमएलए जो है उनको दल बदल करवाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने। ऐसा सफेद झूठ कैसे बोल लेते हैं चैनल पे बैठ? ये बात हुई ना। देखिए सीधा सा मतलब ये है कि बड़ौदा की, मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से। शुक्रिया दीप कमल जी, शुक्रिया बाल मुकुंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, तो रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन बड़ौदा की जनता 10 तारीख को नतीजे में बता देगी कि वो किसके साथ है। नमस्कार।